नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गूगल स्टडी पॉइंट पे। आज हम फिर से आपके लिए लाए हैं क्लास 7th का साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है 2 दिन पहले, जिसका आज ये सेकेंड पार्ट है जो कि आज स्टार्ट हम करने जा रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट, जो कि चैप्टर क्या है हमारा पौधों में पोषण, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा भी है कि पार्ट 2। चलिए हम बिना देरी के ये अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ इसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, ये सेकंड पार्ट है, इसलिए हम इसको सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि हमारे आने वाली और भी वीडियो आपको समय टू समय मिलता रहे। चलिए देखिए, जो कि फर्स्ट पार्ट का जो हमारा वीडियो था उसमें कुछ पॉइंट थे, लगभग इस चैप्टर का आधा पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है। उसके बाद का जो भी ये पॉइंट है वो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल का महत्व बताइए। यही एक तरफ ये हमारा टाइप हो गया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल का महत्व क्या है। तो देखिए इसका डिफिनेशन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे पॉइंट केवल बस इतना ही समझना है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या है, सूर्य प्रकाश का होना और क्लोरोफिल का भी होना क्या है, ये बहुत अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा तो क्लोरोफिल का होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। उसके बाद आगे देखिए नोट, हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो हरे रंग के पत्तियां होती है, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल केवल उसी में पाया जाता है, अन्य रंग की भी पत्तियां है उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ऐसे पत्तियों में लाल, भूरे या अन्य रंग के वर्णक हरे रंग के क्लोरोफिल वर्णक के ऊपर आच्छादित रहते हैं। इसी कारण से वैसे पत्तियों का रंग हरा नहीं दिखता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात समझने वाली है, जो कि क्या है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि हरे रंग के अतिरिक्त अन्य रंग के पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी कि जितने भी हरे रंग की पत्तियां हैं उसमें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती ही है, और उसके बावजूद कोई कोई पत्तियां क्या देखते हैं हम कि रेड कलर की होती है, कुछ कुछ होता है कि कई रंग की पत्तियां होती है, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी होती है। ऐसे पत्तियों में लाल, भूरे या अन्य रंगों के वर्णक क्या है, लाल, भूरे या अन्य रंग के वर्णक हरे रंग के क्लोरोफिल वर्णक के ऊपर आच्छादित रहते हैं। यानी कि हरे रंग का जो हमारा क्लोरोफिल वर्णक है उसके ऊपर ये क्या है, लाल, भूरा जो भी वो कलर, वो क्या आच्छादित यानी उसके ऊपर छाए हुए रहते, उसको तोपे हुए रहते हैं। इसी कारण से वैसे पत्तियों का रंग हरा नहीं दिखता है। वाजिब सी बात है कि अगर किसी कलर के ऊपर कोई कलर ढका हुआ हो तो वो क्या होगा, अंदर वाली तो कलर नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, वो कलर वो क्या है कि क्लोरोफिल के ऊपर वो सब रंग आच्छादित होते हैं, यानी उस पर छाया हुआ होते हैं, इसलिए वो क्या है हमारा कलर नहीं दिखता है, वो क्लोरोफिल हमारा नहीं दिखता है, वो जिसके कारण वो पत्तियां भी हमारा वो क्या होता है, हरा रंग की नहीं दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या है, एक नोट की टाइप का ही है यहाँ पे कि उसी के बारे में है कि अपने तालाबों में क्या है, अपने नहीं होगा यहाँ आपने होगा, आपने तालाबों में जल की सतह पर जगह जगह हरे रंग की चिकनी सतह वाले तंतु के आकार के पौधों को देखा होगा। यह पौधे शैवाल या एल्गी कहलाते हैं। एल्गियों में हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वपोषी होते हैं। चलिए बात समझिएगा, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि आपने तालाबों में, अक्सर आपने देखा होगा कि तालाबों में क्या होता है कि जल की सतह पर, यानी कि जो हमारा जल होता है जहाँ तक उसका लेयर होता है उसके ऊपर क्या होता है, जल की सतह पर जगह जगह हरे रंग की चिकनी सतह वाले क्या, हरे रंग की चिकनी सतह वाले तंतु के आकार के पौधों को देखा होगा। तंतु की आकार की और हरे हरे पत्ते तंतु के आकार के पौधे को देखा होगा। आपने इस चीज को देखा होगा, एक अच्छे ढंग से देखा होगा। यह पौधे शैवाल या एल्गी कहलाते हैं। तो उस पौधे का नाम क्या है, शैवाल या एल्गी है। एल्गियों में हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यहाँ पे है कि एल्गियों में हरे पौधों की भांति क्या, एल्गियों में हरे पौधों की भांति क्लोरोफिल पाए जाते हैं। यानी जो भी एल्गी जो पौधे होता है उसमें भी हरे रंग की भांति क्या, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या ये इसलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ये भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी क्लोरोफिल है और यह स्वपोषी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी कि यह दूसरे जीवों पे अपना भोजन के लिए वो आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है
कि पौधों में नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है। पौधों में नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधों में नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस चीज़ को आप जानते होइएगा कि वायु में यानी वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत मात्रा में है, इसलिए यहाँ पे है कि नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर यानी अच्छे, बहुत ही अधिक संख्या में पाया जाता है। क्या है, बहुत ही अधिक संख्या में वो पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि नाइट्रोजन क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। परंतु इस गैसीय नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। क्या इस जो गैसीय है, इस गैसीय नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में होता है, उसको पौधे अवशोषित नहीं कर पाते। यानी कि ये है तो बहुत मात्रा में, क्या है, हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, परंतु इस गैसीय नाइट्रोजन को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। यानी कि ये जितना भी वायुमंडल में है हमारा नाइट्रोजन की मात्रा बहुत सारे है, बट वो पौधों के लिए यूजफुल नहीं है, पौधों के लिए वो लाभदायक नहीं है, उसको पौधे क्या करते हैं, वो यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, हम जानते हैं कि मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया होती है। इस चीज़ को आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मिट्टी में क्या होती है, बैक्टीरिया होती है जो वायु के गैसीय नाइट्रोजन को व्यवहार किए जाने योग्य नाइट्रोजन में परिवर्तित कर मिट्टी में मुक्त कर देते हैं। देखिए, जो मिट्टी में जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वायुमंडल में जितने भी हमारे नाइट्रोजन है, जितने भी नहीं, उसमें से कुछ कुछ जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें से क्या करता है, गैसीय नाइट्रोजन को व्यवहार किए जाने योग्य नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। जो हमारा वो नाइट्रोजन होता है उसको क्या, व्यवहार यानी यूज के लायक, क्या यूज के लायक करने योग्य नाइट्रोजन में वो उसको परिवर्तित करते हैं, यानी उसको एक्सचेंज कर देते हैं। उसको तो पौधा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है, लेकिन यह क्या है, जो भूमि में हमारा बैक्टीरिया होती है, यानी भूमि में मिट्टी में जो है हमारी बैक्टीरिया होती है, वो क्या करता है, उस वायुमंडल के नाइट्रोजन को उसको यूज करने लायक वो उसमें बना देता है, परिवर्तित कर देता है और मिट्टी में मुक्त कर देता है, यानी कि उसको जमीन में छोड़ देता है, मिट्टी में छोड़ देता है उसको। आगे देखिए, नाइट्रोजन का यही स्वरूप मिट्टी से जल के साथ पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। यानी कि वो तो क्या करता है, वो हमारा के बैक्टीरिया जो होता है वो उसको उस नाइट्रोजन को एक्सचेंज कर देता है यूजफुल नाइट्रोजन में, यानी कि लाभदायक नाइट्रोजन में, जो पौधों के लिए लाभदायक होता है उसमें एक्सचेंज कर देता है और वो उसको मिट्टी में छोड़ देता है। जैसे वो मिट्टी में छूटता है तो क्या होता है, नाइट्रोजन का यही स्वरूप, जो ये चेंज हुआ है नाइट्रोजन का स्वरूप, मिट्टी से क्या है, मिट्टी से वो जल के साथ पौधों के द्वारा अवशोषित हो जाता है। क्या करता है, पौधा उसको अपने जड़ के द्वारा, वो जल के साथ साथ उस नाइट्रोजन को भी अवशोषित वो कर लेता है। इस प्रकार उसको वो नाइट्रोजन, उसको वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी वो यूज कर लेता है। लेकिन वो क्या होता है, पौधा उसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता है, उसमें उसको बैक्टीरिया की मदद यानी बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, एक नोट टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि नोट, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अक्सर नाइट्रोजन बहुल उर्वरकों का उपयोग भी करते हैं। यानी मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो वो क्या होता है, वहाँ के फसल थोड़ा कमजोर पड़ने लगती है, खासकर दलहन पौधों में क्या होता है कि वो हमारा नाइट्रोजन थोड़ा वो अधिक खोजता है। तो वही कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने के उद्देश्य से यानी बढ़ाने के उद्देश्य से किसान अक्सर नाइट्रोजन बहुल उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन बहुल उर्वरकों मतलब जो हमारा वो दुकान में क्या मिलता है, जो उर्वरक मिलता है उसको देहात में उसको बोला जाता है कि हमने 10 केजी खाद छीटा है खेत में, वही नाइट्रोजन बहुल उसको उर्वरक बोला जाता है। और खाद बोला जाता है जो घर पे बनाया जाता है। क्या होता है, उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं। कुछ पौधे जैसे दलहन की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, देखिए कुछ पौधे हैं जो क्या होते हैं, जो दलहन टाइप के पौधे हैं उसके जड़ में जो गांठ की तरह एक बना होता है, उसका जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो वायुमंडल के गैसीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि कुछ जो दलहन पौधे होते हैं उसके जड़ों में गांठे होते हैं, उस गांठ में क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में स्थिरीकरण करने में भाग लेते हैं, यानी उसको मिट्टी तक लाने में, यानी उसको एक्सचेंज करके, उसको परिवर्तित करके उसका ऐसा स्वरूप बदल देता है ताकि वो पौधों के लिए लाभदायक हो। वो करने में क्या करता है, वो बैक्टीरिया जो कि वो दलहन पौधों के ऊपर गांठों में जो पाए जाते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। वो नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण यानी मिट्टी तक लाने में वो भाग लेता है, जिससे क्या होता है, उस पौधे को नाइट्रोजन मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो दलहन पौधों को या किसी भी तरह के पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराने में, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपलब्ध कराने में बैक्टीरिया का बहुत ही अहम भूमिका है।
नेक्स्ट पॉइंट को देखिए जो कि हमारा है परपोषी पौधों में पोषण। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि परपोषी पौधों में पोषण। देखिए परपोषी पौधों में निम्नलिखित प्रकार के पोषण होते हैं। परपोषी पौधों में निम्नलिखित प्रकार के पोषण होते हैं, जिसका हमारा ए नंबर है मृत जीवी पोषण। क्या है? मृत जीवी पोषण। देखिए यहाँ पे पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए कि पोषण की वह प्रक्रिया क्या कर रहा है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए बहुत सारे जीव है वो क्या करते हैं, जो सड़े गले जो बहुत जिसमें जीव सड़े गले पौधे क्या होता है, जो पौधे सड़े गले होते हैं या मृत जंतु यानी जो जानवर होते हैं या कोई भी कुछ मृत जो जंतु यानी मरा हुआ जो जंतु होता है उससे भोजन अवशोषित करता है। क्या करता है? उससे वो भोजन अपना ग्रहण करता है। तो वो क्या कहलाता है? वो वही हमारा वो संपूर्ण प्रक्रिया हमारा मृत जीवी पोषण कहलाता है। यहाँ पे देखिए जिसका एग्जाम्पल है, जैसे कौकों में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण क्या है, कौकों में क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती। यानी जो हमारा कवक होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती है। वे सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के जंतुओं के शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो मृत जीवी पोषक कहलाते हैं। आगे देखिए फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कौकों का प्रकार है मृत जीवी पोषक के उदाहरण है। देखिए जो फफूंद होता है, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता क्या कुकुरमुत्ता या मशरूम, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कौकों के प्रकार है, यानी ये क्या है? कौवक का ही एक प्रकार है जो मृत जीवी पोषक के उदाहरण है। क्या है? ये सब मृत जीवी पोषक के उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी कभी पावरोटी की सतह पर आपको सफ़ेद हरे या भूरे रंग के धब्बे दिखेंगे। इन धब्बों का अवलोकन एक आवर्धन लेंस से या अपनी शिक्षक की सहायता से सूक्ष्मदर्शी से करें। आपको महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना दिखेगी। ये रचना फफूंद है। यानी कि आपने देखा होगा कभी बारिश के दिनों में या आपको ऐसे ही अंदीने में ही आप क्या कीजिए, एक पावरोटी लाइए, उस पावरोटी को हल्का हल्का भिगा दीजिए और उसको 3 दिन तक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या पाओगे कि उसके क्या उस पर सतह पे सफ़ेद हरे या भूरे रंग के क्या होते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। इस चीज़ को आपने फील किया होगा। कभी कभी तो दुकान में ही पावरोटी बहुत सारे पड़े होते हैं, अगर उसमें नमी की मात्रा आ जाती है तो क्या ये चीज़ वो शिकायत उसमें आने लगती है। उसमें क्या होता है कि सफ़ेद या हरे भूरे रंग के धब्बे दिखने लगेंगे। इन धब्बों का अवलोकन क्या रहेगा? इन धब्बों का अवलोकन एक आवर्धन लेंस यानी एक लेंस से या अपनी शिक्षक की सहायता से सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से करें। आपको महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना दिखेगी। जब आप इसका अवलोकन करोगे सूक्ष्मदर्शी से तो क्या होगा? आपको महीन धागे की बनी जाल जैसी रचना दिखेगी। उस पावरोटी पर क्या महीन एकदम पतला पतला धागों की जाल जैसी रचना आपको दिखने को मिलेगी। यह रचनाएं क्या है? ये जो भी वो रचना दिखेगी मिलेगी, यह सब क्या है? ये टोटल का टोटल हमारा फफूंद है। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फफूंद क्या होता है, उसका आकार कैसा होता है। आगे देखते हैं कि कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या कुकुरमुत्ता या मशरूम वर्षा ऋतु में सामान्यतः नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर वृक्षों के कटे हुए भीगे तनों तथा कंपोस्ट खाद की ढेरों पर उगे हुए दिखते हैं। इनके आकारों में विविधता होती है। इनमें से सबसे साधारण छतरी के आकार की होती है। मशरूम की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कुकुरमुत्ता या मशरूम क्या कुकुरमुत्ता या मशरूम वर्षा ऋतु में सामान्यतः नम उपजाऊ यानी कि जहाँ पे नमी पाई जाती है नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर क्या नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर या वृक्षों के कटे हुए भीगे तने क्या जो वृक्ष कटे होते हैं उसके भीगे तनों तथा कंपोस्ट खाद की ढेरों पर क्या कंपोस्ट खाद की ढेरों पर उगे हुए दिखते हैं। इनके आकारों में विविधता होती है यानी इनके आकार जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, वो विविधता होते हैं। इनमें से सबसे साधारण छतरी के आकार की होती है। जो हमारा कुकुरमुत्ता या मशरूम होता है उसका सबसे साधारण क्या होता है, वो छतरी के आकार का होता है, जो आपने अंदीना में एनी टाइम लगभग हमेशा आप इस चीज़ को पहले देखने को बहुत मिलता था। आज थोड़ा क्या है वो साफ सफाई के कारण वो चीज़
देखने को नहीं मिलती। हम अक्सर जब देखते थे बरसात में कहीं कहीं क्या होता है, गोबर के ढेर लगे होते हैं, गोबर के ढेर लगे होते हैं, उस पर देखते थे कि हम व्हाइट की क्या होता है, एक छतरी की टाइप की बन जाती थी, जिसे तो देहात में कहा जाता था कि ये सांप का क्या है, छत्ता है, सांप का छत्ता है। उस पर बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता था कि ये सांप का छत्ता है, अगर यहाँ पे आप जाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर हो सकता है वो सांप हो, जिसको साधारण पर क्या कहा जाता है कि सांप का ये छत्ता है। लेकिन उसका वास्तव में नाम क्या है, कुकुरमुत्ता, या उसका मशरूम नाम है। वो क्या होता है, वर्षा ऋतु में सामान्यतः नम उपजाऊ मिट्टी की सतह पर वृक्षों के कटे हुए भीगो तनों, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता था कि जहाँ पे वृक्ष काटा हुआ होता था, क्या होता है, उसको वृक्ष काटा हुआ होता था, उसके भी तन्ने पर, जो भाग उसका कटा होता है उस पर भी वहाँ पे वो कुकुरमुत्ता या मशरूम देखने को हमको मिलता था, भीगे तन होता था। कंपोस्ट खाद की ढेरों पर, देखिए कंपोस्ट खाद वो खाद होता है जो हम अपने निजी स्तर पर उसको हम बनाते हैं, जैसे कि वो उसमें सड़े गले पदार्थों को, गोबर वगैरह ये मिलाकर, वो सब क्या होता है, हमारा कंपोस्ट खाद कहलाता है। वो उस कंपोस्ट खाद, ऐसा समझिए कि कहीं गोबर की जो ढेर होती है वो भी क्या था, एक कंपोस्ट खाद का ही वो खजाना होता था। वो बारिश में वो सड़ता गलता था तो वो क्या होता था, एक कंपोस्ट खाद का ही रूप में वो परिवर्तित हो जाता था। तो उगे हुए दिखते, वही कह रहा है कि कंपोस्ट खाद की ढेरों पर उगे हुए दिखते हैं। इनके आकारों में विविधता होती है, इनके जो इसके टाइप्स होते हैं कुकुरमुत्ता या मशरूम के, उनके आकारों में क्या होती है, विविधता होती है, यानी वो अलग अलग आकार के होते हैं। इनमें से सबसे साधारण छतरी के आकार के होती है, जिसको आपने देखा भी होगा। मशरूम की कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती है। देखिए ये जो हमारी मशरूम होती है उसकी कुछ प्रजातियां, मशरूम के भी बहुत सारे टाइप्स की प्रजातियां हैं, तो उसकी कुछ प्रजातियां क्या होती है, वो खाने योग्य होती है। और ऐसा खाने योग्य होती क्या है, लोग इसको खाते भी है, वो इसको लोग खाते भी है। टाउन शहर में ये तो क्या होता है, इसका काफ़ी महंगा मिलता है, उसका पैकेट मार्केट में आता है वो मशरूम के नाम से, उसको लोग खरीद कर बहुत ही चाव से, उसका मस्त सब्जी बनता है, एक पनीर की टाइप की तरह का वो सब्जी बनता है। यानी वो उसका कुछ प्रजातियां क्या होता है यहाँ पे खाने की योग्य भी होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं जो कि हमारा है परजीवी पोषण। क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बी नंबर है, परजीवी पोषण। देखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। इस तरह से भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते उसे पोषी यानी होस्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिए पोषण की वह प्रक्रिया, क्या बोल रहा है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि देखिए पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीवित प्राणी से ही, वो मुर्दा नहीं, अन्य जीवित प्राणी से ही, वो जीवित प्राणी से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते परजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी कि वो मरे से नहीं, वो क्या है, एक जैसे कि अन्य दो जीव है, वो दोनों क्या है, जीवित है, और वो एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाएगा, हमारा परजीवी पोषण कहलाता है। इस तरह से भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इस तरह से जो हमारा भोजन प्राप्त करता है जो जीव, वो परजीवी कहलाता है। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी जो भी परजीवी होते हैं वो जिस जीव से, वो क्या अपना जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। पोषी यानी इंग्लिश में उसको हम होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पोषी। यानी कि जो भी परजीवी है वो जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा वो उसका, उसे हम पोषी कहते हैं यानी होस्ट कहते हैं। आगे देखिए पौधों में इसका उदाहरण अमरबेल, ताना परजीवी तथा रैपलेसिया है। क्या है, पौधों में इसका उदाहरण अमरबेल, ताना परजीवी तथा रैपलेसिया है। यानी रैपलेसिया का दूसरा नाम है जड़ परजीवी। पीले रंग के पतले कोमल तने वाला पौधा अमरबेल अक्सर हरे भरे वृक्षों या झाड़ियों पर फैले हुए देखते हैं। वे जिन पौधों पर फैले होते उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते। देखिए पौधों में इसका उदाहरण क्या, अमरबेल, ताना परजीवी तथा रैपलेसिया है। देखिए अक्सर ये इस चीज़ को भी आपने देखा होगा, ये अमरबेल आपको देखने को मिला होगा। कहीं ना कहीं अमरबेल क्या होता है, वो एक पीले रंग का होता है। वो क्या होता है, वो कहीं हरी हरी झाड़ियों पे क्या होता है, पूरा ऊपर से उसको पूरा फिलअप कर देता है, ऊपर से एकदम छाता की जैसा उसको एकदम पूरा घेर लेता है। ऊपर का वो जितना भी उसका ऊपर वाला जो भाग होता है उसको पूरा से घेर लेता है, और उस पर ऐसा दिखेगा जैसे कि पूरा ऊपर उस पर पीला पीला दिखता है, एकदम पीला पीला, एकदम लाइट में, एकदम लाइट कलर उसका होता है। वो पूरा उसको तोप देगा, वो लाइट कलर का, वो क्या होता है, हमारा अमरबेल होता है। इस चीज़ को आप अक्सर देखते भी होगा कहीं कहीं। वो क्या होता है, बहुत ही हरे हरे पौधों को क्या करता है, वो अमरबेल उस पर इस तरह का फैल जाता है, जैसे कि गांव देहात में नहीं बोलते उसको लत्ती बोलते, उस लत्ती की तरह उस पर पूरा से फैल जाता है, उस पर छत्ते की जैसे पूरा उस पर छा जाता है एकदम पीला पीला, वो भी लाइट कलर में होता है। वही बोल रहा है कि पौधों में इसका उदाहरण अमरबेल, ताना परजीवी तथा रैपलेसिया है।
पीले रंग के पतले कोमल, क्या होते हैं, पीले रंग के पतले कोमल सॉफ्ट होते हुए तने वाला पौधा अमरबेल अक्सर हरे भरे वृक्षों या झाड़ियों पर फैले हुए दिखते हैं। वे जिन पौधों पर फैले होते हैं उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये देखिए, वो जिस पौधा पे फैला होता है, वो जिस पौधा पे वो पूरा से उसको फैला होता है, उसको एकदम ढक देता है, उसी से वो अपना भोजन ग्रहण करता है। जिस पे फैला होता है उसी से अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, जो कि हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है, वो है कीटहारी। क्या है, कीटहारी। देखिए आगे, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कीटहारी कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे हारी शब्द ही है, हारी से मतलब होता है खाना। क्या होता है, वो खाने का, हारी मतलब नहीं होता है कि वो हारन हरन कर, हारी क्या खाता है, जैसे कि हाँ कीटहारी। वैसे जीव कीटहारी यानी कीट को खाने वाला। वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते कीटहारी कहलाते हैं। ऐसे पौधों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण असम में पाए जाने वाला पौधा घटपर्णी या कलश पौधा या निफेंथिज है। देखिए, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में, ऐसी दुनिया में बहुत सारे जीव हैं जो क्या होता है कि वो कीटों को, यानी कीट क्या होता है, वो कीड़ा, कीटों को अपने भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कीटहारी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कीटहारी कहलाते हैं। ऐसे पौधों का, इसमें कुछ जंतु तो आपने है भी, उसके बाद कोई ऐसे पौधों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है असम में, जो कि हमारा इंडिया के असम में पाया जाता है। वो क्या है, घटपर्णी। घटपर्णी या कलश पौधा या निफेंथिज है। ये सब क्या होता है, वो हमारा कीट को ही वो ग्रहण करता है। आपने सुना है, कितना थोड़ा अजीब लग रहा है 7th क्लास के लिए। अगर आप हायर क्लास के बच्चे हो तो ये आपके लिए अजीब नहीं लगेगा, लेकिन एक 7th क्लास के अगर बच्चे आप पढ़ रहे हो तो वो आप सुन के ही कितना अजीब लगेगा कि एक पौधा क्या करता है, वो कीट को खा रहा है। एक पौधा अगर वो क्या कर रहा है, कीट को खा रहा है। यानी वो देखिए, वो खाता कैसे है, उसका वो पौधा क्या होता है, उसमें एक तरह का कलश के आकार के पाया जाता है। वो कलश के आकार के, उसमें ऐसा इस तरह का ढांचा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें लालच पाकर वो क्या होता है, कीट उसमें गिर जाता है, उसमें अंदर जाता है। उसका ऐसा लगता है कि उसमें हमको कुछ खाने को मिलेगा। उस थोड़ा चमकदार, वो बहुत ही अच्छे ढंग का होता है वो कलश के आकार के। उसमें होता क्या है कि जैसे वो कीट उसमें गिरता है, उसके अंदर जाता है, वो क्या होता है, उसका मुंह, वो पौधा उसको बंद कर लेता है, मुंह उसको बंद कर लेता है, जिसके कारण उसको, वो कीट को उसी में उसको मर जाना पड़ता है। और उसके बाद वो क्या होता है, उसके अंदर से वो पौधा क्या करता है, उसमें अम्ल छोड़ता है। वो क्या करता है, वो अपना वो छोड़ता है, जिससे वो क्या, अम्ल जो वो छोड़ता है, वो उसमें उस जो, जिससे वो उसका, उसी से वो उस कीट का वो पाचन हो जाता है। वो यानी समझिए ऐसा कि वो उसी को ग्रहण करता है, उसी को वो भोजन करता है। जिसका मोस्ट एग्जाम्पल असम में, जो कि हमारे इंडिया में, वो क्या, घटपर्णी या कलश का पौधा या निफेंथिज है। आगे देखिए, जो हमारा पॉइंट है वो सहजीवी पोषण है। क्या है, सहजीवी पोषण। तो इसका परिभाषा देखिए, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सहजीवी पोषण कहलाते हैं। पोषण की वह प्रक्रिया, क्या बोल रहा है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव एक दूसरे, हाँ, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के दो जीव क्या करते हैं, अपनी पोषण के लिए वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सहजीवी पोषण कहलाते हैं। ऐसा समझिए कि एक जीव क्या है, ए है, और एक जीव क्या है, बी है। दोनों का नाम, एक का ए है और दो का बी है। अगर वो दोनों क्या, ए बी पर आश्रित है अपना भोजन के लिए, और बी क्या है, ए पर आश्रित है अपने पोषण के लिए, पोषण भोजन के लिए, तो ये सब क्या कहलाएगा, हमारा सहजीवी पोषण कहलाते हैं। इसका उदाहरण लाइकेन या लाइकेन है। इसका उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन में स्वपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। क्या कर रहा है, इसका उदाहरण लाइकेन है। लाइकेन में स्वपोषी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। लाइकेन साधारणतः वृक्ष के तनों पर या पुराने नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं। कवक इनमें स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं तथा शैवाल कवक से आवश्यक नमी एवं खनिज प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। यहाँ पे देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एक दूसरे को कैसे ये लाभ पहुंचाते हैं। देखिए, लाइकेन साधारणतः वृक्ष के तनों पर या पुराने नमीयुक्त दीवारों पर उगते हैं। कवक इनमें स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, जो कि लाइकेन है उसमें स्थित शैवाल क्या होता है, शैवाल से स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं, तथा शैवाल क्या होता है, कवक से आवश्यक नमी, क्या करते हैं शैवाल, अब कवक से क्या होता है, आवश्यक नमी एवं खनिज प्राप्त करते हैं। इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों को एक दूसरे से लाभ पहुंचता है। यहाँ पे देखिए, एक दूसरे के लिए दोनों को क्या है, लाभान्वित है, एक दूसरे से वो दोनों को
लाभ मिल रहा है। एक को एक से पोषण मिल रहा है, एक को दूसरे से खनिज तथा क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है। इसलिए एक दूसरे के लिए, ये अपने पोषण के लिए क्या है, एक दूसरे पर वो आश्रित है। चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त हुआ। इसके साथ साथ हमारा जो एक्सरसाइज है क्लास 7 का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है पौधों में पोषण, वो भी यहाँ पे उसका अंत हो रहा है, यानी वो समाप्त हुआ आज। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि इस तरह के और भी आगे आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू एंड बाय।